हाय गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बता दीजिए और फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एक इमेज जिससे आप लोग बखूबी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कोशिका की, मानव जीवन की, जानवर जीवन की, पादप जगत की, या फिर ये कह दो कि बायोलॉजी की आधारभूत इकाई, किसी भी जीवन की आधारभूत इकाई को ही हम लोग जो है वो विज्ञान कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। तो कोशिका से शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखो, कोशिका जिसे हम लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप में से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो एक बार फटाफट से सेशन को जो है वो शेयर कर देंगे अपने तमाम सारे दोस्तों को, अपने तमाम सारे मित्रों को, क्योंकि आज के सेशन में जो होगा या फिर जो कभी आज तक पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। देखो, पहले फटाफट से एक बार नजर डाल लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे आज के सेशन में। इनको ब्रीफली हम लोग देखेंगे, इन दोनों के अंदर के अंतर को समझेंगे और उसके बाद में हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम लोग बखूबी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर आखिरी के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आज की क्लास में रहने वाली है। कल इंट्रोडक्शन क्लास थी, अगर आपने कल की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो आप लोग डेफिनेटली देख लीजिए। तो आर यू रेडी गाइस? हाउ इज द जोश? फटाफट से शुरू करते हैं। पर आपसे अनुरोध है, जितने भी बच्चे हैं फटाफट से सेशन को शेयर जरूर से करके आएंगे, है ना। वेरी गुड इवनिंग और शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यह एक कोशिका है। कोशिका को हमने 3D में यहाँ पर देख लिया कि इस कोशिका के अंदर ये कुछ कुछ चीजें तो दिखाई दे रही हैं और बीच में आपको जो वायलेट कलर का दिखाई दे रहा है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, हर चीज का एक केंद्रक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि भाई अपनी शरीर का केंद्रक कौन सा होगा? केंद्रक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर सब जो है हमारी बॉडी के बिल्कुल मिड में होता है ना। और हमारे शरीर का सबसे मध्य केंद्र कौन सा है ना। और क्या है, कोई भी चीज हो, उन सभी के अंदर केंद्रक की एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंस है। केंद्रक जो है वहां पर संपूर्ण द्रव्यमान भी केंद्रित होता है ना। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ये जो नाभिक है आपके इस कोशिका के अंदर, हमारे शरीर का नाभिक कहाँ है? हमारे शरीर का नाभिक नाभि है ना। हमारे शरीर में भी होता है, हमारे शरीर में भी होता है, हमारी कोशिका में भी होता है। तो केंद्रक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रोज रोज क्यों नहीं होती है क्लास? ये क्लास हर दिन होती है, इसी चैनल पर होती है, इसी समय होती है, 4 बजे होती है। आप यकीनन अलार्म लगा लें, 4 बजे ये सेशन स्टार्ट हो जाता है। ये दोस्तों केंद्रक है और इस केंद्रक के चारों ओर जितनी भी चीजें घूम रही हैं इनको हम कहते हैं कोशिका के अंग। क्या कहते हैं? कोशिका के अंग। कल की क्लास में बता रही थी कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, और आप लोगों ने उसका जवाब समझ भी लिया था कि क्वेश्चन ये पूछा था कि पहले मुर्गी आई कि मुर्गी का अंडा आया। ऐसा नहीं पूछा था ना, पहले पूछा था मुर्गी आई कि अंडा आया। चूंकि एग एक प्रकार की कोशिका है तो हम साइंटिफिकली प्रूफ कर सकते हैं कि सबसे पहले एग रूपी कोशिका आई। अब कोशिका पहले जब पैदा हुई, जिंदगी में पहली बार जब कभी कोशिका बनी होगी, कभी जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, तो ये कोशिका कैसी रही होगी? ये जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है ये कोशिका है डेवलप्ड सेल, यानी कि इस कोशिका को कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, मयूर महावर जो भी आपका नाम है, आप डेफिनेटली इस सेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन आप सब कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लिखेंगे ताकि याद आगे तक रहे कि ये जो कोशिका हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वाली जो कोशिका हम देख रहे हैं, ये यूकैरियोटिक कोशिका देख रहे हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यूकैरियोटिक कोशिका जो है वो डेवलप्ड सेल है, तो डेवलप्ड जीवों में पाई जाएगी। अब मैम सब लिखेंगे यूकैरियोटिक, सब लिखेंगे यूकैरियोटिक कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें जो है हम टाइप करें तो हमें स्पेलिंग और चीजें रिकॉल हो जाए, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा राधे राधे सभी को, पर अब पढ़ लो। तो हम कह रहे हैं भाई यूकैरियोटिक कोशिका। अब यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर क्या होता है? वो डेवलप्ड कोशिका है, वो विकसित जीवों में पाई जाएगी। और विकसित जीव कौन हुए? जैसे कि मनुष्य। मनुष्य तो सबसे डेवलप्ड जानवर है जिसे हम मनुष्य कह देते हैं। हम भी एनिमल सेल में ही आते हैं। ये कोशिका गाय में भी होगी, तो बकरी में भी होगी, तो कुत्ते में भी होगी, तो इंसान में भी होगी। तो बेसिकली जितने भी डेवलप्ड
जीव हैं वो सभी के सभी जो है यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं। कौन कौन यूकैरियोटिक कोशिका रखते हैं? अब बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है कि दीदी कौन कौन इस सेशन को पढ़ सकते हैं। आपके किसी भी एग्जाम में कोशिका तो आता ही है ना, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे वनडे कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी पीसीएस एग्जाम हो। मैं तो थियोरी पढ़ा रही हूँ, मैं फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ, तो आप यकीनन इस सेशन को पढ़ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्लांट भी आएंगे, लिख लो भाई। तो पादप भी यूकैरियोटिक यानी विकसित कोशिका का ही एग्जाम्पल है, और पादप अगर विकसित कोशिका का एग्जाम्पल है तो ह्यूमन भी विकसित कोशिका का एग्जाम्पल है, सभी प्रकार के जानवर भी विकसित कोशिका का एग्जाम्पल है। क्या आप लोग कभी फंजाई के बारे में जानते हो? फंजाई बताओ, देखिए फटाफट से, फंजाई के बारे में जानते हो, जिसे हम कवक कहते हैं। तो कवक भी जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका का ही हिस्सा है, वो भी डेवलप्ड है, वो भी डेवलप्ड कोशिका है। तो ये मैम जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका होती है। इसे कैसे समझेंगे आगे और बताएंगे। राधे राधे, नमस्कार। पर अभी जितने लोगों को पता है कि आपको क्या लगता है डेवलप्ड कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यार सेशन लाइक तो नहीं हुआ? हाँ, सेशन लाइक क्यों नहीं हुआ अभी तक? चैनल सब्सक्राइब भी नहीं हुआ? ऐसे ना करो भाई। तो हमने कहा शैवाल, तो जितने भी शैवाल होते हैं, क्योंकि बेटा शैवाल बेसिकली प्लांट की कैटेगरी में ही आते हैं, पादप वर्ग में ही आते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे पीछे जो कोशिका दिखाई दे रही है वो इन सभी की कोशिकाओं का मिला जुला रूप है। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये गोल्जी काय है। इस तरह की आपको छोटे छोटे कैप्सूल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। आपको सॉरी, ये जो मिड में दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है। ये इसके चारों ओर जो झिल्ली दिखाई दे रही है ये अंतःप्रदवी जालिका या नामक कोशिका का अंग है। समझ आया कि नहीं आया? ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आगे समझा देंगे। तो ये है आपकी यूकैरियोटिक सेल। देखो यहाँ पे कैप्सूल दिखाई दे रहे हैं, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया यानी केंद्रक हो गया। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो झिल्ली दिखाई दे रही है ये अंतःप्रदवी जालिका है। यहाँ पर कहीं पर गोल्जी बॉडी भी है। ये सारे कोशिका के अंग होते हैं। तो ये तो बात हो गई यूकैरियोटिक की। पहले मुझे ये बताओ कि आपको यू माने नया, कैरियोटिक यानी केंद्रक, तो ये हो गया आज की कोशिका, ऐसी दिखाई देती है। लेकिन मैम जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस दिन पहली कोशिका बनी, वो कोशिका कैसी दिखाई देती थी? जानना चाहते हो? वो कोशिका कुछ ऐसी दिखाई देती थी। कैसी दिखाई देती थी? कुछ ऐसी। जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ, जिस दिन दुनिया की पहली कोशिका बनी, वो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। देख रहे हो, पुरानी कोशिका, आज की कोशिका ये है, आज की कोशिका ये है। लेकिन जिस वक्त पहली बार जीवन में कभी कोशिका बनी होगी तो वो कोशिका कुछ ऐसी दिखाई देती थी। क्या तुम्हें भी ये कोशिका चूहे जैसी दिखाई दे रही है क्या? मुझे तो कुछ ऐसी सी दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कि पुरानी कोशिका को क्या कहते हैं। नई कोशिका को क्या कहा था? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे। नई कोशिका को क्या कहा था? आज मैंने क्या कहा था कि क्लास में ऐसा पढ़ेंगे कि कभी रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, है ना? आरविक आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। पर अभी मैसेज कर दो, सेशन को लाइक करना, सेशन को शेयर करना, ये सारी जिम्मेदारी आपकी। और मैंने कहा था कि हमें 1000 चाहिए, आज मुझे 1000 का ये सपना मेरा, तुम 1000 बच्चों को यहाँ पे ला सकते हो, ये सपना क्या तुम पूरा कर सकते हो? बेटा ये जो कोशिका है, अच्छा पुरानी को, नई कोशिका को क्या कहा? यूकैरियोटिक। हमारे पास कौन से प्रकार की कोशिका है? यूकैरियोटिक। हमारे पास डेवलप्ड कोशिका है। हमारे पास हमारी जो कोशिका होती है उसमें काफी सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि कोशिका के अंग होते हैं। लेकिन ये जो पुरानी कोशिका है इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम प्रोकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोकैरियोटिक, यानी कि हम कहेंगे इसे इसी तरीके से लिखो, प्रोकैरियोटिक। बेटा प्रो का मतलब पुरानी, प्रो का मतलब पुरानी और कैरियोटिक का मतलब केंद्रक, यानी कि ये वो कोशिका है जिसमें केंद्रक पुराना है। लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? मजेदार बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ना उसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता।
और अगर पाया भी जाता है तो छोटा मोटा कटा फटा सा केंद्रक पाया जाता है ना। यानी कि अभी तक उस कोशिका में केंद्रक डेवलप ही नहीं हुआ है। रुखसाना नमस्कार बेटा, है ना, केंद्रक डेवलप ही नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। इतनी बात समझ में आई। पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई नई कोशिका के अंदर क्या क्या था। ये देखो, ये नई कोशिका है। इस नई कोशिका के अंदर, ये नई कोशिका का एग्जाम्पल, कौन सी कोशिका का एग्जाम्पल है? यूकैरियोटिक। देखो यूकैरियोटिक के अंदर केंद्रक है, बिल्कुल है। देखो यूकैरियोटिक के अंदर ये जो लिक्विड है ना, जिसमें ये तैर रहे हैं ये ऑर्गन, इनको हम साइटोप्लाज्म या फिर लिख लो मेरे साथ कोशिका का द्रव, यानी कि कोशिका द्रव भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर सेल ऑर्गन जिसका नाम गोल्जी बॉडी या फिर आप इसे गोल्जी काय भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक और कोशिका का अंग जिसे हम लोग जो है वो लाइसोसोम भी कहते हैं। ये सब क्या करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन अभी हम लोग कोशिकाओं के बारे में डीपली जान रहे हैं, ये समझिएगा। आगे देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप मुझे बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? फटाफट से बता दो। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? क्विकली। पर आज मेरा ड्रीम है कि हम 1000 बच्चे यहाँ पर फ्री में पढ़ाएंगे। क्या आप मेरे सपने को पूरा कर सकते हैं? तो आप दिल से मैडम के लिए ये सेशन डेफिनेटली शेयर करेंगे, है ना। बस मैं इतना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं दीदी मेहनत कर रही हैं आपके लिए, तो आप डेफिनेटली इस सेशन को शेयर करेंगे अपने हर ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों के पास में इतनी सारी चीजें होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं, ये सब कोशिका के अंग है। इतनी सारी चीजें किसके अंदर पाई जा रही थी? इतनी सारी चीजें हमारी कोशिका में पाई जा रही है, डेवलप्ड कोशिका में पाई जा रही हैं। लेकिन जब पुरानी कोशिका बन रही थी, जब जीवन में पहली बार किसी कोशिका का निर्माण हुआ, तो उस सेल के अंदर बेटा ना ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, ना ही गोल्जी काय है, ना ही लाइसोसोम है, ना ही जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना ही राइबोसोम है, कुछ नहीं है। इवन केंद्रक भी अनडेवलप्ड है, इवन केंद्रक का भी पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है। तो आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए कि दीदी कुछ नहीं है तो है क्या पुरानी कोशिका में, है ना। सोचने वाली बात है कि जब कुछ भी नहीं है ना, तो फिर पुरानी कोशिका के अंदर क्या है? इस कोशिका को कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और आपको पता है ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या है। देखो वहां पर भी साइटोप्लाज्म तो था, यानी कि कोशिका का द्रव तो था, और यहाँ पर भी कोशिका का द्रव तो है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। वहां पर कितने सारे कोशिका के अंग थे ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितनी सारी चीजें थी, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोटिक यानी कि पुरानी कोशिका के अंदर बेटा एक ही कोशिका का अंग होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसोम। कौन सा? एक ही कोशिका का अंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोम होता है। ठीक है, वहां पर उसकी बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब बेटा पढ़ लो, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि वहां पर कोशिका के चारों तरफ देखो, ये तो कोशिका की मेम्ब्रेन है जो कोशिका की चारों तरफ पाई जाती है, इसे सेल वॉल कह रहे हैं। लेकिन देखो हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो इस केंद्रक के अंदर होता है। हमारी कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इस कोशिका के अंदर होता है। लेकिन जब पुरानी कोशिका के अंदर केंद्रक ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो डीएनए जो होता है ना, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। बस खत्म हो गई कोशिका। यही है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इतनी सी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखो कितना डिफरेंस है। इसे इस तरह से समझो कि आज के ज़माने में फ़ोन चल रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन, जहाँ पे वीडियो कॉल हो रहा है, मैसेज भी हो रहा है, व्हाट्सअप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, सब चल रहा है। लेकिन वो पहला फ़ोन याद करो, जब पहली बार फ़ोन बना था, उसमें सिर्फ ऑडियो कॉल होता था। समझ आ रही है तुमको? तो ये ह्यूज डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। तो आओ एक बार हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो है वो डिफरेंस भी यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। देखो इस सारणी को एक बार गौर से देखेंगे और इसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं, अब इसे फटाफट से देख लो और समझ लो। यहाँ पर कोशिका भित्ति की अगर बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगी तो बैठकर पढ़ लो, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। हिंदी समझ नहीं आ रही, इंग्लिश में मैं साथ में बोल दूंगी। बट गाइस सेशन को लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, अभी तक सेशन लाइक नहीं हुआ है यार। देखो आज पहले तो ये बताओ अभी तक जो मैंने बोला, अभी तक जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ आया कि नहीं? फटाफट से मैसेज करो,
क्विकली मैसेज कर दो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं। अभी तक जितना पढ़ा रहे, डिफरेंस बताया, प्रो कैरियोटिक, यू कैरियोटिक। प्रो को हिंदी इंग्लिश प्रो ही बोलते हैं और यू को हिंदी इंग्लिश यू ही बोलते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? फटाफट से मैसेज करेंगे। ओके आरवी, कब पढ़ लो बैठकर। और गाइस सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहाँ पर क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, यहाँ पे थियोरी भी होगी, सारी चीजें होंगी, दैट इज द होल थिंग्स। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ पर कहा कि भाई कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक्स के अंदर ऐसा है कि भाई बेसिकली काफी सारी चीजें, देखो यूकैरियोटिक्स में जैसे प्लांट आते हैं, और प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, लिख दो भाई। प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज तो होता ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गन है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल ऑर्गन है, देखो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुद एक प्रकार का सेल ऑर्गन है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम की अगर मैं बात करती हूँ तो राइबोसोम दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में है, लेकिन इसमें छोटा वाला राइबोसोम यानी कि 70S होता है, और इसमें डेवलप्ड राइबोसोम, इसमें देखो 80S भी होता है और 70S भी होता है, ये दोनों ध्यान रखना। 70S और 80S दोनों एस राइबोसोम जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। कह दो कि बात समझ में आ रही है। संदीप, आप मेरे पास आपका क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं लास्ट में बता दूंगी, है ना। पहले मुझे पढ़ाने दो, कुछ तो पढ़ाने दो, है ना। फिर इसके बाद में हमने क्या कहा, गोल्जी बॉडी। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रही हूँ। गोल्जी बॉडी की अगर बात करती हूँ, गोल्जी बॉडी भी कोशिका का अंग है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली की मैं बात करती हूँ, अब भाई इसमें केंद्रक ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कैसे होगी, है ना। ये क्लास रिकॉर्डेड है। अरे भाई बलबीर जी, मैं साक्षात यहाँ पे उपस्थित हूँ, और ये क्लास कताब भी रिकॉर्डेड नहीं है, मैं साक्षात यहाँ पे उपस्थित हूँ, तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम मुझे देख पा रहे हो, पर अब पहले पढ़ लो, है ना, ये वाली बात है। चलिए, तो अब फास्ट चल रही हूँ या ये बताओ कि स्पीड ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। तुम्हें ऐसा थोड़ा ना लग रहा है कि मैडम बहुत फास्ट पढ़ा रही हैं, मुझे तो नहीं लगता यार फास्ट पढ़ा रही। तुम्हें लग रहा है अगर कि मैडम बहुत फास्ट पढ़ा रही हो तो बता दो, फटाफट से बता दो। विक्की, देखो जितने भी डाउट हैं, और हो सकता है कि मैं डाउट नहीं ले पा रही हूँ, तो तुम ऑफलाइन कमेंट कर देना, जो कमेंट बॉक्स आता है ना उसमें मेंशन कर देना, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगी, है ना। अभी एसएस भी दे दूंगी। केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाएगी, यहाँ पर केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी। लाइसोसोम की बात करते हैं, लाइसोसोम भी कोशिका का अंग है, वो भी इसमें तो नहीं पाया जाता और डेवलप्ड में पाया जाता है। फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, फिर आपसे पूछा जा रहा है डीएनए। डीएनए की बात करूं अगर, तो ये सिंगल लेयर का होता है, और हमारी बॉडी के जो अंदर जो डीएनए होता है वो तो आपको पता है ना, बाय हेलिक्स दोहरी झिल्ली वाला होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। फिर मैं आपको बताऊं अगर कशाभिका की बात करते हैं, फ्लैजिलास यहाँ पे 1 होता है, वहां पे 11 होता है। सेंट्रियोल की बात करते हैं, नहीं होता, वहां पर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। पर हम ये पूछते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो कैसे करते हैं, तो जो प्लाज्मा झिल्ली थी ना, प्लाज्मा झिल्ली प्रोकैरियोटिक के अंदर जो आउटर मेम्ब्रेन थी, वहां से वो लोग क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। लेकिन हम जो हैं वो सांस कैसे लेते हैं, हम श्वसन की प्रक्रिया, ऊर्जा का निर्माण कैसे करते हैं, बता दो फटाफट से कि हम श्वसन की प्रक्रिया या फिर ऊर्जा का निर्माण किसके माध्यम से करते हैं। तो पता तो है सबको कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा करते हैं। आप मुझे ये बता सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने एटीपी का निर्माण होता है। देखिए कितने लोगों को इस बात का नॉलेज है। आशुतोष ऑफलाइन को अभी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना बेटा, मैं देख लूंगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मैडम फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, डेवलप्ड सेल के अंदर प्लास्टिड नाम का एक कोशिका का अंग होता है, लवक भी कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ये जो है वो क्या कर रहे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ ना उसे अच्छे से सुनना। लेकिन प्रोकैरियोटिक में थाइलेकॉइड नाम की संरचना होती है, जिसके कारण वो क्या कर लेते हैं, वो जो है वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ये तो हमने डिफरेंस देख लिया। मैंने तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें यहाँ पर मेंशन आउट की हुई है, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? तो देखो क्या लिखा हुआ है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करती हूँ अगर मैं, 36-38 क्या, अच्छा अरे 36 एटीपी होता है, 38 नहीं। पर 38 का क्या लॉजिक है वो मैं आपको जब रेस्पायरेशन पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। 38 एटीपी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी बनते हैं। तो बचे हुए 2 एटीपी कहाँ से बनते हैं वो मैं आपको रेस्पायरेशन पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी, इस बात का ध्यान रखना। अरे भाई आगे देखो
काफी सारी डीप में इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। देखो क्या यहाँ पर कहा जा रहा है, कोशिका झिल्ली यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर ही जो है वो दोनों कोशिकाओं में लिपिड बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की एक व्यवस्था होती है कोशिका के अंदर और बाहर दोनों तरफ। देखो ये एक सेल है और इस सेल के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन है। अगर यही प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन सैफ अली खान के घर में होती तो वो चाकू वाले भैया ना एंटर नहीं कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर ये प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन है जिसके कारण क्या होता है कि कोई चाकू लेकर जो है वो घर के अंदर आ नहीं सकता। ये प्रोटेक्शन मेम्ब्रेन लाइक अ चौकीदार यही परमिट करेगी कि आपकी कोशिका में क्या आएगा और आपकी कोशिका में क्या नहीं आएगा। फिर प्रश्न ये उठता है कि दीदी फिर कोविड के अंदर जो है कोविड कैसे हमारी बॉडी में आ गया था। देखो कई बार शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, जैसे सैफ अली खान के घर में हुआ है ना। तो ऐसी बात है कि कभी कभी किस्मत खराब हो तो चीज एंटर कर ही जाती है, क्योंकि ये शेर है तो कोई सवा शेर आकर और एंटर कर ही लेता है। तो दैट इज द होल थिंग्स। ये वाली चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आपको इतनी चीज ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अभी अभी पढ़ा था ना, अभी क्या पढ़ा था बेटा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारी सेल वॉल जो है वो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि इधर जो है वो क्या करेंगे सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेना था ना, फटाफट से ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो चलो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया होगा, इतने में तो हो जाता है स्क्रीनशॉट। चलो जी चलो, और अगला स्क्रीनशॉट देख लेते हैं। बाकी ये पीपीटी तुमको नीरज मैम साइंस के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां पे भी तुम देख सकते हो, है ना। मैं वहां पर भी अवेलेबल करवा दूंगी। इंग्लिश में ठीक है, कल से पक्का इंग्लिश 100%, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं साइड हट जाती हूँ, कल से पक्का इंग्लिश में भी ले आऊंगी। पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। पर तुम पिंकी प्रॉमिस करो कि आज दीदी 1000 पक्का हम लोग ले आएंगे बच्चे, 150 बच्चे ही तो चाहिए, ठीक है। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब समझो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पर कहा है। हम अगर बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तो कोई बात नहीं, अब तो मुझसे समझ लो। आनुवांशिक सामग्री की अगर मैं बात करती हूँ, यानी कि मैं जेनेटिक मटेरियल की बात करती हूँ। अब जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। अब एक बात बताओ, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। कह दो कि पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। संदीप 70S और 80S क्या है, जब मैं आपको राइबोसोम इंडिविजुअली राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब मैं बता दूंगी, है ना, तो निश्चिंत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा डीएनए जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करती हूँ तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये जो डीएनए होता है वो कहाँ पर होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। कहाँ पर होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, यानी कि कोशिका के द्रव के अंदर होता है। कहाँ पर होता है, कोशिका के द्रव के अंदर होता है। बस यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई थी, इस कहानी को आपने समझ लिया। यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से लगभग जो है वो कितनी, लगभग जो है 10 से 100 जो है माइक्रोमीटर जो है वो बड़ी होती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो यूकैरियोटिक कोशिका तो डेफिनेटली बड़ी होगी ना एज कंपैरेटिवली प्रोकैरियोटिक कोशिका। मैडम एक प्रश्न रह गया, आप मुझे ये बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन आता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता है बैक्टीरिया। कौन आता है बेटा, जीवाणु। पहली चीज तो जीवाणु, तो सबसे पुराने हैं जीवाणु, है ना, बंदर से भी पहले के, बंदर से तो बहुत पहले के, तो जीवाणु आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। अब एक बढ़िया चीज बताती हूँ, सबसे पहले बैक्टीरिया सेल आई, माइक्रोप्लाज्मा आया, है ना। माइक्रोप्लाज्मा दुनिया की सबसे छोटी सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन सी थी, वो आप लोगों की माइक्रोप्लाज्मा थी। और माइक्रोप्लाज्मा जो है वो आपकी किस में आती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आती है, जिसमें कुछ नहीं था। अब बैक्टीरिया बन कर ना तो परेशान हो गया था। ये उसी तरह से है जैसे तुम्हें अकेले बिठा दे और तुम्हें कह दे कि भाई साहब जिंदगी भर अकेले रहना है, ये दुख दर्द पीड़ा खत्म ही नहीं होगी भाई। अब जब जिंदगी भर अकेले रहना है तो माइक्रोप्लाज्मा को, बैक्टीरिया को कहा गया, माइक्रोप्लाज्मा को कहा गया
सुन लो यार, तो मैं तुम्हारी ही बात कर लेती हूँ पहले। मेरा नाम नीरज मैम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की ये क्लास हर दिन होती है। कहाँ पर होती है? इसी चैनल रेलवे अड्डा 24/7 पर होती है। चैनल को सब्सक्राइब मत कर लेना, और 4 बजे जो है वो क्लास होती है। ये क्लास तुम हर एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, पहली चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हर दिन होती है, रेगुलर होती हैं। इस क्लास में ये सारी चीज़ें, और क्या बता दूँ, आप पंचायती नहीं करो तो पढ़ लें। आगे देखो, अब तो हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा कहा कि माइकोप्लाज्मा, अब बैक्टीरिया बन बन के बोर हो चुका था, तो बैक्टीरिया ने कहा यार कुछ नया करते हैं, है ना। तो बैक्टीरिया ने सोचा मैं डेवलप्ड होऊंगा, मैं अपना विकास करूंगा, मैं अपनी वृद्धि करूंगा। तो बैक्टीरिया बेचारा जो है वो अपने आप में डेवलपमेंट ला रहा था, इवोल्यूशन ला रहा था, और इवोल्यूशन के चलते बनने जा रहा था एल्गी। लेकिन आधा ही वो ये होता है ना जिंदगी में, जो सोचते हैं वो होता गए। तो जो बैक्टीरिया डेवलप्ड होने की भीड़ में भागे, इवोल्यूशन अपने अंदर ला रहे थे, विकास लाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ ऐसा हो गया कि ना तो फिर वो बैक्टीरिया रह पाए और ना ही वो पूरी तरह से एल्गी बन पाए। बीच में एक नई प्रजाति बन गई, और उस प्रजाति को हम क्या कहते हैं? उस प्रजाति को हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं उस प्रजाति को? उस प्रजाति को कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। और यही साइनोबैक्टीरिया जानते हो कौन है? यही साइनोबैक्टीरिया को, अब देखो, उनमें आधे कैरेक्टर तो बैक्टीरिया जैसे थे और उनमें आधे कैरेक्टर एल्गी जैसे थे। तो बैक्टीरिया वालों ने कहा कि मेरे जैसे कैरेक्टर है, इसलिए हम इसे साइनोबैक्टीरिया कहेंगे, और एल्गी वालों ने कहा कि मेरे जैसे कैरेक्टर है तो हम इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहेंगे, नील हरित शैवाल, ठीक है। तो ये जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, या फिर आप इसे जिन्हें नील हरित शैवाल कहते हो, ये नील हरित शैवाल जो है, इसी का ही दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इसी का ही दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आ गई तो यस दीदी कह दो फटाफट से कि हाँ दीदी समझ में आ गई है। चैनल सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं किया? मोहित मीणा, मैं आखिरी बार कह रही हूँ बेटा, पढ़ लो। यकीनन जिंदगी ना एक ही बार मिली है, डेफिनेटली, और जिंदगी बार बार आपको ठोक पिन कर एक ही बात कह रही है कि पढ़ लो। आज मौका है, आज वक्त है, तो पढ़ लीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, कैसा आएगा? एक दिन ऐसा भी आएगा कि हर रोज मर मर कर जीना पड़ेगा। एक बार सोच लो, देख लो, कहीं मर तो नहीं गए हो, है ना। वही बात है कि मर मर कर जीना, इसमें कोई मतलब नहीं है। जिंदगी जियो तो ऐसे जियो कि हर दिन आपको नया लगे। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने वक्त को बिल्कुल आप ही की तरह वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद में उनके पास कुछ नहीं रह जाता हाथ में। ऐसा दिन ना देखना पड़े, इसलिए पढ़ो, कि कोई आपको ना कह दे कोई कि क्या मर कर जी रहे हो। हम हर दिन नया है, इस तरह से जी रहे हैं। बातें और पंचायतियां तो होती रहेंगी, अब पढ़ो चुपचाप। तो आपको इतना समझ आया हम लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल का ही दूसरा नाम जो है वो साइनोबैक्टीरिया होता है। और नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वही कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं है, इसलिए डीएनए उसका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव के अंदर ही तैरता रहता है। उसके अंदर कोई कोशिका का अंग नहीं है, उसके अंदर एक ही कोशिका का अंग है जिसे हम राइबोसोम के नाम से जानते हैं। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो ये है आप लोगों का क्या? ये है आप लोगों का प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका से डेफिनेटली छोटी होगी। और यहाँ पर अगर मैं कोशिका की बात करूं तो यूकैरियोटिक कोशिका में बहुकोशिकीय ही होते हैं। हम ह्यूमंस सिंगल सेल वाले हैं कि मल्टीपल सेल वाले हैं? हम बहुकोशिकीय, हम मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हम क्या होते हैं? हम बहुकोशिकीय, हम मल्टी सेल्यूलर है। प्लांट क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। फंजाई, एल्गी, ये सब मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि ये सारे के सारे बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका, बैक्टीरिया में जो है वो एक ही कोशिका है, उसी से उसे सांस लेनी है, उसी से उसे रिप्रोडक्शन करना है, उसी से उसे खाना बनाना है, उसी से उसे बॉडी सारे काम करने होते हैं। हमारे पास हर एक काम करने के लिए हर अलग अलग कोशिकाएं ही नहीं, हमारे पास अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग और अलग अलग अंग तंत्र हैं। तो हम कितने विकसित हैं। सोचो कि एक बैक्टीरिया से एक पूरे मनुष्य तक के सफर में कितने साल लगे होंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कह दो कि बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? यही तो बात कह रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक जो है वो यूनिसेल्युलर होते हैं और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं हमारे पास में, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यीस्ट, ये सारे के सारे एक कोशिकाएं हैं, लेकिन ये सब
यूनिसेलुलर, ये जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक में आते हैं, ये यूनिसेलुलर है। देखो अपवाद साइंस में बहुत मिलेंगे, और अपवादों की श्रेणी में हमने क्या बोला कि कुछ अपवाद हैं एक कोशिकीय होने के बावजूद भी यूकैरियोटिक्स में आते हैं। कौन कौन? अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट। ये नाम आप लोगों ने बचपन की किताबों में बहुत सुने होंगे। कह दो कि बात समझ में आई है कि नहीं आई है? कह दो कि बात समझ में आ गई दीदी, फटाफट से बताओ। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अभी तक हम लोगों को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक डीएनए की सारी बातें मैंने बता दी है कि डीएनए सिंगल वाला किसके अंदर है। और देखो यहाँ पर अगर मैं यूकैरियोटिक कोशिका की बात करती हूँ तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि यूकैरियोटिक जो कोशिका है, लेकिन आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है उस यूकैरियोटिक सेल में 70S यानी कि पुराना वाला राइबोसोम भी है और 80S यानी कि नया वाला राइबोसोम भी है। अब पुराना वाला और नया वाला राइबोसोम क्या करता है वो मैं आपको राइबोसोम पढ़ाऊंगी तब बता दूंगी। पर अभी ध्यान रखो कि पुराने वाला राइबोसोम और नया वाला दोनों प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो पुराना वाला यानी कि ये 70S राइबोसोम ही होता है। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब सफर के एक नए पड़ाव पर चलते हैं। अभी एक बार सभी लोग मैसेज करेंगे मुझे यहाँ पर कि आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया क्या, फटाफट से। संदीप यही तो बताया था कि ये श्वसन तो करते हैं, लेकिन ये श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो इनके पास में जो है वो श्वसन के का ही एक छोटा रूप होता है जिसे हम ऑक्सीजोम भी कह देते हैं, है ना। और उसी के द्वारा ही जो है ये क्या कर रहे होते हैं? श्वसन कर रहे होते हैं। ये वाली चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ आ गया सभी को? फटाफट से मैसेज कर दो, फिर आगे बढ़ूंगी। सबसे छोटी कोशिका के बारे में बताया तो सही प्रवीण कि कौन सी होती है, वो माइक्रोप्लाज्मा होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है। इसे जोकर सेल भी कहते हैं। अब माइक्रोप्लाज्मा को जोकर सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ना स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो वो अपनी अपनी स्ट्रक्चर ना अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। और जैसे जोकर अपना अपना किरदार बदल लेता है, तो इसीलिए उसकी तुलना जोकर से की गई, इसलिए उसे कहा गया जोकर सेल यानी कि माइक्रोप्लाज्मा। आगे कोलंबी कोशिका, छोटी कोशिका, मोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, क्या क्या है वो सारे प्रश्न हैं, आज ही को पढ़ाऊंगी, तो पहले पढ़ लीजिए भाई, है ना। चलो मोहित से तो मैं पूछूंगी नहीं क्योंकि मोहित मीणा तो पढ़ ही नहीं रहे, मोहित मीणा से बात कर रहे हैं। चिराग को क्या हो गया भाई? अब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे ये बता दो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है? फटाफट से मैसेज कर दो। प्लांट सेल यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है या फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है? फटाफट से बता दो। भाभी बता रही हूँ ना, 70S और 80S कल ही पढ़ाऊंगी राइबोसोम, और राइबोसोम में पढ़ाऊंगी। फिर अभी राइबोसोम पढ़ाने लगूंगी तो फिर कल क्या पढ़ाऊंगी भाई, है ना। तो ये किस प्रकार की कोशिका का एग्जाम्पल है? हमने ये देखा कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो उनमें भी हम डिफरेंस देखेंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज, ये देखो प्लांट सेल है, ये दोनों ही कोशिकाएं हालांकि यूकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है, ये दोनों ही डेवलप्ड कोशिका का एग्जाम्पल है, लेकिन देखो केंद्रक यहाँ पर भी है। देखो एनिमल सेल में केंद्रक कहाँ पर दिख रहा है तुम्हें? मिड में, मध्य में दिख रहा है तुम्हें मध्य में। लेकिन प्लांट सेल का जो केंद्रक होता है ना वो कहाँ पर है? किनारों पर है। पहला डिफरेंस, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, लेकिन इसमें जहां 400 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वहां प्लांट सेल में 4 ही माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी होगी और इसमें भी होगी, लेकिन इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ी होगी, अंतःपृथ्वी जालिका बहुत बड़ी होगी और इसमें अंतःपृथ्वी जालिका छोटी होगी। राइबोसोम इसमें भी होंगे और राइबोसोम इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें ज्यादा राइबोसोम होंगे और इसमें कम राइबोसोम होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे सेल ऑर्गन होते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसमें देखो कितने सारे सामान भरे हुए हैं, ये ऐसे खचाखच भरी हुई है। लेकिन इस सेल में देखो कि ये सेल जो होती हैं, ये सेल में बहुत कम लिमिटेड चीजें हैं। तो यहाँ पर देखोगे तुम तो एक बड़ी सारा जो है वो बुलबुला भी बना हुआ है, मतलब खाली जगह बहुत है। इसलिए प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल, जिसे हम रिक्तिका कहते हैं, रिक्तिका पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है? रिक्तिका यानी कि वैक्यूल पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में जगह ही नहीं है वैक्यूल्स की, तो एनिमल सेल के अंदर छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। ये डिफरेंस हो गया। अब एक बात बताओ, हमने इवोल्यूशन की बात की, हमने विकास की बात की, विकास की कहानी, विकास तुम्हारा पड़ोसी की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। विकास का मतलब है ग्रोथ की।
हम मनुष्य, हम जानवर चल सकते हैं ना, तुम सब चल सकते हो ना, चल सकते हो, अपनी जगह बदल सकते हो, सर्दी, भूख, गर्मी, आंधी, तूफान, है ना, बसंत, हर मौसम के अंदर हम तो हमारी सेफ्टी, हम हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हम इधर से उधर जगह पर जा सकते हैं। लेकिन प्लांट का क्या? प्लांट सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, हर जगह पर, एक ही जगह पर हर सीजन खड़ा रहेगा। तो यार सर्दी भी उधर ही लग रही है, गर्मी भी, तो वो अपना सुरक्षा कैसे करेगा? उसको थोड़ी ना कोई घर बना कर देंगे। तो प्लांट ने अपने अंदर खुद से डेवलप कर ली अपनी कोशिका के चारों तरफ कोशिका भित्ति। आप देखें अगर इस कोशिका भित्ति को, तो आप नोटिस करो कि ये जो कोशिका भित्ति है, ये रहे, यहाँ देखो, इसकी कोशिका भित्ति देखो कितनी मोटी है, इसकी आउटर लेयर देखो कितनी मोटी है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। प्लांट सेल के अंदर क्या पाई जाती है? सेल वॉल। अब मनुष्य के बाहर देखो, मनुष्य की आउटर वॉल इतनी मोटी है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। तो एनिमल सेल की, एनिमल कोशिका यानी जंतु कोशिका के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं क्या? बताओ फटाफट से। बट ना ही तो सेशन लाइक हुआ है और ना ही मैंने कहा कि भाई 1000 हमें बच्चे लाने थे, हम फ्री पढ़ा रहे हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्या हम इतना सा नहीं कर सकते? ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों ने सेशन को शेयर किया? ईमानदारी से, ये ईमानदारी अपने आप से रखना है ना, कि नहीं दीदी हमने शेयर किया है, और ईमानदारी से कहना कि दीदी नहीं किया। आप काफ़ी सारे टेलीग्राम में हैं, आप काफ़ी सारे इंस्टाग्राम ग्रुप में हो, अपने दोस्त है, पार्टियों, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो। ये हर एग्जाम देने वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। और तुम्हें पता है ना ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया, फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, ये तो गलत बात है भाई। तो अब हमने यहाँ पर क्या कहा? तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, बताओ कि मनुष्य की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ, मनुष्य की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कौन बताएगा मुझे? बताओ, मनुष्य की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताओ, ह्यूमन के अंदर सेल वॉल किस चीज की बनी हुई होगी? तो विशाल क्यों नहीं शेयर किया भाई? क्यों नहीं मिस्टर मुर्ताजा, जो भी आपका नाम है, क्यों नहीं शेयर किया? दीपू, पीडीएफ नीरज मैम साइंस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, सर्च कर लेना, ठीक है ना? चलो फटाफट से। चलिए, सेल्यूलोज की, शर्मा जी कह रहे हैं सेल्यूलोज की, डोरेमोन कह रहा है सेल्यूलोज की, आयुष कह रहा है सेल्यूलोज की, अमर भी कह रहा है सेल्यूलोज की। अरे मूर्खों, मैंने क्या पूछा? मैंने ये पूछा कि मनुष्य की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? मनुष्य के अंदर कोशिका भित्ति होती कहाँ है? मुझे तो ये बता दो, मनुष्य के अंदर कोशिका भित्ति होती कहाँ है? ये बता दो। अगर सेल्यूलोज, जिस सेल्यूलोज की तुम बात कर रहे हो, जो वहां पड़ा था उस सारणी में, अरे भाई वो सेल्यूलोज तो प्लांट में था। प्लांट की कोशिका के अंदर जो है वो सेल वॉल होती है, और प्लांट की कोशिका के अंदर सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी होगी। हम तो मनुष्य हैं, और हम मनुष्य एनिमल सेल का एग्जाम्पल है, जंतु कोशिका का एग्जाम्पल है। अभी बोल रही हूँ कि जंतुओं के पास कोशिका भित्ति नहीं होती, तो डेफिनेटली लिखो ना दीदी, जंतुओं के पास, मनुष्य के पास कोशिका भित्ति नहीं होती। 4 बार चीख के बोल चुकी कि भाई सेल वॉल इसलिए डेवलप हुई क्योंकि ये अपना, ये चल नहीं सकते ना, ये फिर नहीं सकते, ये मूवमेंट नहीं कर सकते, सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा सकते, इसलिए इन्होंने अपनी कोशिका को डेवलप किया। अरे भाई हम चल सकते हैं, हम फिर सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है। यही तो समझा रही हूँ कि एनिमल के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। तो कहो ना कि दीदी कोशिका भित्ति नहीं है हमारे अंदर, दीदी कोशिका झिल्ली है हमारे अंदर। हमारी कोशिका के आउटर में जो बाहरतम परत होती है वो किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की होती है। किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। हमारे शरीर की कोशिका की आउटर परत कोशिका झिल्ली की होती है। इस सेल वॉल के अंदर, प्लांट के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस सेल वॉल के यानी कोशिका भित्ति के अंदर प्लांट तो झिल्ली भी रखते हैं और झिल्ली तो हम भी रखते हैं, लेकिन ये सेल वॉल एक्स्ट्रा रखते हैं और हम सेल वॉल नहीं रखते। कह दो की बात समझ में आ गई? कह दो की बात समझ में आ गई? फटाफट से बोलो भाई,
तो ये डिफरेंस एक मेजर डिफरेंस है जो आपसे पूछा जाता है। देखो न्यूक्लियस यहाँ पर भी है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है ना मनुष्य यहाँ पर एनिमल कोशिका का, उसका केंद्रक जो होता है वो मध्य में होता है, मिड में होता है, लेकिन इसका केंद्रक देखो किनारों पर है। तो प्लांट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो किनारों पर होता है। इसके पास भी सेल मेम्ब्रेन है और इसके पास भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके पास भी राइबोसोम, दोनों कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम है, लेकिन प्लांट में कम होता है और एनिमल के अंदर ज्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी है, इधर भी है। साइटोप्लाज्म कोशिका का द्रव, तो कोशिका का द्रव जो है वो इधर भी है और इधर भी है, लेकिन सिर्फ प्लांट के अंदर कोशिका भित्ति एक्स्ट्रा होती है। प्लांट के अंदर, प्लांट ग्रीन कलर का, तुम ग्रीन कलर के हो, तुम पिंक कलर के हो, तुम पर्पल कलर के हो, तुम रोज पिंक, लाइट पिंक, पर्शियन पिंक, ये पिंक, वो पिंक, सब पिंक कलर के दिखते हो? नहीं ना। तुम येलो की भी कैटेगरी में बेंज, एविल, वाइट, ऑफ वाइट, इतने सारे कलर के दिखते हो? नहीं दिखते हो। तुम ब्राउन, है ना, क्रिमिज, ये सारे कलर के दिखते हो? नहीं दिखते हो ना। लेकिन प्लांट में काफ़ी सारे कलर्स हैं, चाहे उनके फ्लावर्स में हो, चाहे उनके सीड में हो, चाहे उनके लीव्स में हो, चाहे उनके फ्रूट्स में हो। तो प्लांट में ये जो मल्टीपल वेरिएशन जो आ रहा है कलर का, वो किसके कारण आ रहा है? तो प्लांट के अंदर ये जो मल्टीपल वेरिएशन आ रहा है, ये एक प्लांट के अंदर एक कोशिका का अंग होता है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड, जिसे हम कहते हैं लवक। तो ये लवक जो होते हैं वो रंग देते हैं, ये लवक जो है वो प्लांट के अंदर रंग देता है। तो फिर दीदी हम भी तो होते हैं काले, और ज्यादा काले और कम काले। तो हमारे अंदर जो कलर आ रहा है वो तो एक पिगमेंट के कारण आ रहा है। पिगमेंट का मतलब होता है रंजक, और वो पिगमेंट होता है मेलानिन। कौन सा होता है? मेलानिन। कौन सा होता है? मेलानिन। लिखो कौन सा होता है? मेलानिन। तो हमारे अंदर जो पिगमेंट आ रहा है, वो हमारे अंदर जो कलर आ रहा है वो मेलानिन नाम के पिगमेंट के कारण आ रहा है। जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा वो काला हो गया, लाइक अफ्रीकन। जिसमें मेलानिन थोड़ा कम है वो हम जैसे लोग हो गए, जैसे कि भारत वाले, पाकिस्तान वाले, भूटान वाले, नेपाल वाले, गेहूं रंग के। और जिसके अंदर मेलानिन और कम है वो ध्रुव पोलर एरिया में पाए जाने वाले गोरे हो गए। समझ में आया? तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे अंदर मेलानिन है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो कलर आ रहा है वो पिगमेंट जो है वो प्लास्टिड के कारण आ रहा है। प्लांट में सामान कम है, और सामान कम होने के कारण खाली जगह ज्यादा है। तो खाली जगह अगर प्लांट में ज्यादा है तो उसे हम रिक्तिका के नाम से जानते हैं, वैक्यूल के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो वैक्यूल नहीं होती। कह दो कि दीदी डिफरेंस समझ आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में। कह दो, कह दो, कह दो। अब मत शर्माओ, अब कह दो, अब मत शर्माओ, अब कह दो। क्या लिखा है? प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। जंतुओं के अंदर नहीं पाई जाती। प्लांट के अंदर जो है, जंतुओं के अंदर क्या हुआ, जब कोशिका का विभाजन होता है तो तारक काय सेंट्रियोसोम का निर्माण होता है ना, सेंट्रियोसोम का निर्माण होता है। तो एनिमल के अंदर सेंट्रियोसोम होता है, प्लांट में नहीं होता। प्लांट के अंदर प्लास्टिड होता है, पी से प्लांट और पी से प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब लवक, और लवक का मतलब रंग देने वाले। तो इनके पास रंग देने वाला है और हमारे पास रंग देने वाला नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी ना रंग चाहिए। अगर हमें रंग चाहिए होता तो यार कैसा होता ना, लड़कियां कहती है ना मैं तो पिंक कलर की बनूंगी, लड़के कहते मैं तो ग्रे या ब्लू कलर का बनूंगा, है ना। मैं तो कहती भाई मैं तो ब्लैक कलर की बनूंगी, है ना। तो सब अपने अपने फेवरेट कलर के बन रहे होते। सोचो तो, अगर सोचो हमारे पास कलर होता तो हम कौन सा कलर प्रीफर करते भाई? मैक्सिमम लड़कियां कहेंगी कि भाई मैं तो पिंक कलर की बनूंगी। मुझे समझ नहीं आता लोगों को पिंक पसंद क्यों है, हैं? लड़के तुम्हारे पास कलर होता तो तुम किस कलर की बनना पसंद करते? देखो भाई, ग्रुप डी के लिए पढ़ना चाह रहे हो, एनटीपीसी के लिए पढ़ना चाह रहे हो, कांस्टेबल के लिए पढ़ना चाह रहे हो, साइंस तुम्हारे जिस एग्जाम में आती है उसके लिए पढ़ो। क्योंकि मैं यहाँ पर ना मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तुम्हारे कॉन्सेप्ट की। तो तुम किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, और क्या चाहिए? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? देखो सब अपने अपने कलर बताएंगे, दीदी मैं कौन सा कलर का। ये देखो परमानंद कह रहे हैं मैम मैं तो पिंक कलर का बनूंगा। है वाह, गजब, अति उत्तम। सबसे छोटी कोशिका बता चुकी हूँ माइक्रोप्लाज्मा होती है, ठीक है। इंग्लिश में नोट्स कल से पक्का, बोला ना पिंकी प्रॉमिस, पक्का कल से नोट्स। अब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या होता है, केंद्रक जो है वो किनारों पर होता है, और जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक मध्य में होता है। यहाँ पर वैक्यूल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, और यहाँ पर रिक्तिकाएं जो है वो नहीं पाई जाती। तो पिंक
पर्शियन ब्लू ये सब हो गए। अब आ जाओ भाई फटाफट से, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है कि जंतु कोशिका के अंदर जो है वो आकार में छोटी होती है, जबकि प्लांट सेल बड़ी होती है ना। देखो आकार में क्या होती है, छोटी। जंतु कोशिका आकार में क्या है, छोटी, लेकिन पादप कोशिका जो है वो साइज में क्या होती है, बड़ी होती है। फिर हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनके पास में सेल वॉल नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेल्यूलोज वाली सेल वॉल पाई जाती है। इनके पास प्लास्टिड होते हैं लवक जो कि कलर देते हैं, किसके पास, प्लांट के पास, लेकिन एनिमल के पास में प्लास्टिड नहीं होते। एक युग्लिना को छोड़ दो, युग्लिना नाम का एक जो है वो एनिमल सेल है, उसके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। अब युग्लिना की कहानी सुनना चाहते हो क्या, तब तो बताऊं, युग्लिना की कहानी सुनना चाहते हो तब तो बताऊं। और आज बच्चे कम आए, मेरा दिल हर दिन टूट जाता है। यूं ना मेरा दिल तोड़ा करो भाई, मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारी इस क्लास के पीछे, और यूं दिल तोड़ दोगे तो फिर क्या ही होगा। एक ही तो दिल है, कितनी बार तोड़ोगे। हाँ चलो प्रिया, तो सुनो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि भाई युग्लिना क्या है, जैसे बैक्टीरिया बोर हो गया था और वो एल्गी में कन्वर्ट होना चाह रहा था, वैसे ही प्लांट की कोई कोशिका जो है वो भी बोर हो गई थी। उसने कहा यार मैं तो ना एनिमल सेल में कन्वर्ट होना चाहूंगी, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो आधा तो प्लांट रह गया और आधा एनिमल सेल रह गया, और उसी का नाम है युग्लिना। तो युग्लिना के अंदर एनिमल कोशिका यानी कि जंतु कोशिका के भी कैरेक्टर होते हैं, और युग्लिना के अंदर प्लांट सेल वाले कैरेक्टर भी होते हैं। तो वो आधा पादप है, आधा जानवर है, समझ रहे हो तुम। तो वो बेचारा बीच वाला रह गया, तो इसको हम लोगों ने युग्लिना कह दिया। ठीक, फिर हमने बोला कि इनके पास खाली जगह नहीं होती है, एनिमल सेल के अंदर बेटा खाली जगह नहीं होती है, ठीक है। और फिर इनके पास सेंट्रियोल और सेंट्रियोसोम होते हैं, जबकि इनके पास सेंट्रियोल और सेंट्रियोसोम नहीं होते। तो ये हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो है वो क्या देख लिया, डिफरेंस देख लिया। अब मैं जो तुमको बताने जा रही हूँ वो है कुछ वैज्ञानिक। चीख चीख कर कहते रहते हो ना दीदी वैज्ञानिक नहीं पढ़ाते हो आप, कहते हो ना तुम लोग। आज मैंने तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म कर दी हैं, वैज्ञानिक नहीं पढ़ाते हो। लो पढ़ो भाई। खोज, अब बात करते हैं सबसे पहले कि कोशिका का निर्माण, कोशिका को खोजा किसने, कौन साइंटिस्ट थे। हाँ कल से पक्का बोला ना, मतलब कल से पक्का, कल मतलब पक्का। अब सुनो, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की। अब कहानी आती है रॉबर्ट हुक की। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे। पहले तो एसएस ले लो, फिर मैं इसकी कहानी बताती हूँ तुम्हें। पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कहानी बताती हूँ, है ना। दिख रहा है क्या, स्क्रीनशॉट ले लो फिर कहानी बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके ठीक है। अब सुनो मेरी बात, रॉबर्ट हुक की कहानी पे चलते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है वो क्या करते थे, कैसे थे, क्या हुआ था रॉबर्ट हुक के साथ में। तो रॉबर्ट हुक जो है वो छोटे से थे, गांव में रहते थे। तो इनके फादर ना बहुत जल्दी एक्सपायर हो गए थे, तो छोटे से बच्चे पर घर की जिम्मेदारी आ गई। अब गांव में तो पैसा नहीं था, तो ये बच्चा चला गया कि जयपुर नहीं, शहर चला गया। शहर कमाने गया, छोटा सा ही था। तो किसी चित्रकार के यहाँ पे, किसी पेंटर के यहाँ पे इनको नौकरी मिल गई कि भाई पेंटर थोड़ा अमीर था, है ना। तो पहले तो ऐसे होते नहीं थे, आज तो प्रोफेशनली साइंटिस्ट बनते थे। पहले तो ऐसा था कि जिन लोगों को खोज वोज में जो है वो इंटरेस्ट था, वो लोग सारे ग्रुप बनाकर और अपनी अपनी डिस्कवरी के बारे में बात किया करते थे। तो जो चित्रकार के यहाँ पे ये काम किया करते थे, उन चित्रकार के यहाँ पे मीटिंग बैठती थी हर संडे सैटरडे, और जो जितने भी साइंटिस्ट होते थे वो अपने अपने प्रैक्टिकल और ये सारी चीजें किया करते थे, डिस्कस किया करते थे। इस छोटे से बच्चे को ना बड़ा ही इंटरेस्ट था इन सब चीजों के अंदर। तो फिर धीरे धीरे ये रॉबर्ट हुक जब बड़े हुए तो इन्हीं साइंटिस्ट के बीच में बड़े हुए। तुम्हें पता है एवी ल्यूवेन हुक भी उस वक्त जो है, जब ये छोटे रहा, एवी ल्यूवेन हुक भी आया करते थे उस मीटिंग में। फिर सुनो क्या हुआ। फिर इस बच्चे को ड्राइंग का बड़ा शौक था, रॉबर्ट हुक की मैं बात कर रही हूँ। ये बड़े हुए वक्त के साथ साथ में इन्होंने फिर देखा कि यार मक्खी कैसी दिखाई देती है अगर मैं उसको बहुत जूम करके देखूँ तो, है ना। तो भाई शैम्पियन वैम्पियन की बोतलें भी खुला करती थी, और शैम्पियन की बोतल के ऊपर होता है लकड़ी का ढक्कन। खोली होगी, नहीं खोली तो देखी तो होगी, है ना, इतने शाणे तो तुम हो नहीं। तो शैम्पियन की बोतल के ऊपर जो लकड़ी का ढक्कन लगा होता है उसे कहते हैं कॉर्क, ठीक है। अब बोतल खुली तो ढक्कन भी मिला ही होगा। तो फिर इस बच्चे के अब तक जो बड़ा हो चुके हैं ये बच्चे, इनका नाम है रॉबर्ट हुक, इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आई कि यार इस कॉर्क को देखते हैं कैसा दिखता है ये। उन्होंने इसकी स्लाइड काटी, और उसके बाद में अब देखो लकड़ी का ढक्कन है तो किसका बना हुआ है, डेफिनेटली दीदी लकड़ी का बना हुआ है।
ढक्कन बनाए यानी कि सूख चुकी है लकड़ी, मानते हो इस बात को? ढक्कन बनाए, कॉर्क बनाए यानी कि सूख चुकी है लकड़ी, लकड़ी सूख गई। अब सुनो, लकड़ी का था यानी कि प्लांट सेल थी वो, उसके अंदर ये जो लाइसोसोम है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका का द्रव है, ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये सब सूख चुका है। तो जब ये सब सूख जाएगा तो इसके चारों तरफ की जो कोशिका भित्ति है बस वो रह गई और बाकी तो सब सूख गई। इतनी बात मान रहे हो कि नहीं? बोलो हाँ दीदी, बोलो यस मैम, बोलो मान रहे हैं। ये कोशिका भित्ति तो रह गई, सेल्यूलोज भी इसका सूख चुका है, तो सेल्यूलोज भी इसका सूख चुका है। ऐसी खाली कमरों जैसी संरचना जो है वो रॉबर्ट हुक ने जब उस कॉर्क को देखा जूम करके तो उनको दिखाई दी। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने दुनिया को सबसे पहले बताया कि भाई साहब अब ये जो कॉर्क था ये तो मृत है ना, ये तो नॉन लिविंग है, ये तो डेड सेल हो चुकी है। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने जो है वो डेड सेल को डिस्कवर किया था, इन्होंने मृत कोशिका को डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने किसको बेटा? मृत कोशिका को डिस्कवर किया था 1665 के अंदर। और इन्होंने ऐसे ही ना सिर्फ नॉन लिविंग सेल बताई, इन्होंने काफी सारी चीजों को जूम करके उनकी कोशिकाओं को देखा था और उन्होंने इन सभी का जिक्र अपनी इनकी एक बुक थी और उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? रॉबर्ट हुक की पुस्तक का लिख लेना, माइक्रोग्राफिया। मतलब माइक्रो वाली चीजों को अच्छे से देखा ना इन्होंने, तो इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। लिख दो सब यहाँ पे, माइक्रोग्राफिया। सो रॉबर्ट हुक ने दुनिया को सबसे पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिंदा कोशिका दिखाई कि मृत कोशिका दिखाई, लेकिन कोशिका दिखाई, दुनिया को बताया कि कोशिका क्या होती है, कोशिका कैसी दिखाई देती है। और इनको मिलाई क्या इस कोशिका में? सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल। तो पता है तुमसे क्या प्रश्न पूछा जाता है कि सेल वॉल को डिस्कवर किसने किया, कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया? अब तुम मुझे बता दो कि कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया। अब तुम मुझे बता दो कि कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया। अब तुम मुझे बता दो कि कोशिका भित्ति को किसने डिस्कवर किया, फटाफट से बता दो। देखो इस क्लास की पीपीटी के ऊपर लिखा हुआ है नीरज मैम, है ना? बस मेरा यही नाम है मेरा, ठीक है। और आप पीपीटी कर रहे हो ना, आप ऐसे सर्च करना NEERAJ नीरज, फिर ऐसे मैम लिखना, फिर ऐसे साइंस लिखना, फिर मेरी फोटो आएगी बनी हुई, नीरज मैम साइंस के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर तुमको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक थी वो रॉबर्ट हुक ने लिखी थी। रॉबर्ट हुक ने दुनिया को सबसे पहले सेल के बारे में बताया, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? इसलिए उनका नाम पड़ा फादर ऑफ साइटोलॉजी, जो कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज जब क्लास के बाद में तुमसे कोई पूछे कि आज तुमने क्या पढ़ा या नीरज मैडम ने क्या पढ़ाया, तो तुम क्या बोलोगे? तुमने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा तुमने? फटाफट से मैसेज करो। आज नीरज मैडम ने, आज से ही क्लास स्टार्ट हुई है, आज पहली क्लास है, कोमल डेफिनेटली पढ़ सकते हो बेटा। तो आज तुमने नीरज मैम से क्या पढ़ा, बताओ क्या पढ़ा, किसके बारे में अध्ययन किया हमने? और टिक कर बैठ जाओ इस क्लास में। यही तो बात है, जो टिक कर पूरी क्लास देखेगा बस उसी का ही नैया पार होगी, अदरवाइज तो अटक जाएगी बीच में। क्या पढ़ा तुमने? रॉबर्ट हुक पढ़ा? अरे यार नहीं, रॉबर्ट हुक नहीं पढ़ा तुमने। क्या पढ़ा? कोई सेल नहीं कहेगा, सेल कहोगे तो फिर नीरज मैडम के स्टूडेंट थोड़े ना हुए, फिर स्पेशल क्या है नीरज मैम से पढ़ने का? तुम अगले को कहो हमने साइटोलॉजी पढ़ी है, वो आदमी 10 बार सोचेगा भाई साहब ज्यादा ही पढ़ लिया इसने, तो अब वापस पूछ लिया कि साइटोलॉजी क्या होती है तो इंसल्ट हो जाएगी। तो आज तुमने कोशिका नहीं पढ़ी है, आज तुमने साइटोलॉजी पढ़ी है, क्योंकि द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। आज हमने स्टडी ऑफ सेल ही तो पढ़ी है, और स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं, है ना। दुनिया जिस भीड़ में चल रही है वो काम नहीं करना, सब बोलेंगे सेल, लेकिन नीरज मैम के स्टूडेंट हो तो बोलोगे साइटोलॉजी, ताकि अगला दूसरा प्रश्न करने को मजबूर हो जाए, और नहीं कर रहा है तो मान लो सोच में पड़ जाए। तो आज हमने क्या पढ़ा? साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल कॉल्ड साइटोलॉजी। हु इज फादर ऑफ साइटोलॉजी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या दिया? दैट सेल के बारे में बताया। हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? कॉल्ड रॉबर्ट हुक। माइक्रोग्राफिया किसने दी थी? रॉबर्ट हुक ने। कितने सारे प्रश्न पढ़े, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर डिफरेंस देखा। 50 लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया, है ना। शेयर तो तुम करोगे नहीं, लेकिन ये 50 लोग हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया। अभी करो फटाफट से, मैं देख लूंगी कि हाँ तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार है।
तो आज हमने काफ़ी सारी इसका एसेस ले लिया। अब देखो क्वेश्चन तो नहीं हो पाए, लेकिन मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये सारी बातें मैं पढ़ा चुकी हूँ। साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है, कॉर्क में इन्होंने डिस्कवर किया, डेड सेल को डिस्कवर किया, है ना। अब ल्यूवेन हुक कौन थे, ल्यूवेन हुक की लाइफ क्या थी, ल्यूवेन हुक के बारे में पढ़ेंगे। वो कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। अब दिल से कह दो कि दीदी क्लास कैसी लगी, बता दो। और ये 25 लोग अभी भी रह गए। फिर कह रही हूँ नीरज मैडम साइंस को क्या कर लेना, नीरज मैडम साइंस को पे जो है टेलीग्राम पे आपको क्या मिल जाएगी, आपको PDF मिल जाएगी। दैट इज द होल थिंग्स। सेशन अच्छा लगा है तो क्या मैं इस वादे के साथ जाऊं कि कल हम 1000 बच्चों को फ्री पढ़ाएंगे, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो आप ग्रुप D की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। आप अपने साइंस के कॉन्सेप्ट को, और क्या इस क्लास को लेने के बाद यहाँ पे 750 लोग हैं, क्या ये कह सकते हैं कि दीदी साइंस से आज डर नहीं लगा? नहीं लगा तो कह दो कि दीदी आज साइंस से डर नहीं लगा। और ऐसे ही हर दिन, जो कल मैं 40 टॉपिक बायो के 30 टॉपिक सिलेबस बता रही थी ना, ऐसे क्लियर करवा दूंगी। बस आपको कुछ नहीं करना, 1 घंटा मुझे देना है दिन का 4 से 5 इसी चैनल पर। दैट इज अ बेसिक थिंग। फिर कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस आती है, आप हर एग्जाम को दे सकते हो। इस बात की गारंटी मैं तुमको देती हूँ। जब तक मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। समझ आया? PDF मैंने कल भी दे दी थी, आज भी दे दूंगी। पहली चीज ये। और सब ऑफलाइन क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय लिखेंगे कि दीदी और क्या नया पढ़ सकते हो। मैं कुछ स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो बनाना चाहती हूँ। आपके दिल में, आपके दिमाग में साइंस को लेकर कुछ भी डाउट है तो वो डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं उन पर तुम्हारे डिमांड के हिसाब से वीडियोस लेकर आऊँगी। ठीक है? अब चारों तरफ से साइंस को घेर लिया, अब कैसे नहीं आएगी यही देखते हैं। तो क्या आप मेरे साथ कल जुड़ रहे हैं इसी सेशन में? कल कितनी बजे? 4 बजे, ठीक है ना। कल क्या पढ़ेंगे? कल क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चंस रह गए, और सेल ऑर्गन को भी पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को डीपली पढ़ेंगे, बाकी सारे ऑर्गन्स को भी। इससे बाहर अब कुछ नहीं है। अब एग्जामिनर को सोचने दो कि मैडम की क्लास से कौन सी लाइन से क्वेश्चन देना है। इससे बाहर क्या ही पढ़ोगे? अभी तो तुमने पढ़ाई क्या है, अभी तो देखो हमारी क्लास में क्या क्या है। कोशिका सिद्धांत क्या होता है वो पढ़ेंगे, कोशिका सिद्धांत के अपवाद पढ़ेंगे, छोटी कोशिका, बड़ी कोशिका, लंबी कोशिका, एकल कोशिका, एस्ट्राबुलिया। तुम पढ़ते ही जाओ, तुम कितना पढ़ोगे हैं। पॉजिटिव यूकैरियोटिक क्वेश्चंस, और उसके बाद में जो है इतने, मैं 60 प्रश्न 1 लाइनर भी लाई थी, है ना। तो आज तो खैर मौका नहीं मिला, लेकिन कल की क्लास छोड़ दी तो ये क्वेश्चन छोड़ दोगे तुम। तो कल की क्लास में आपको आना ही आना है। दैट इज अ होल थिंग्स। टिल देन सी यू, टेक केयर। कल 1000 की मेरी इच्छा है, अगर हम इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो डेफिनेटली सेशन को शेयर कीजिएगा, हर उस बच्चे को जिसको साइंस की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। कल मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।